Hello dear children, welcome to the lectures hosted by Zeta Institute of Science and I'm Jitin sir, I'm teaching you guys physics. My dear children, आप लोग तो जानते हो कि we are dealing with a topic called as AC circuits. AC circuits का सबसे लास्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करना है हमें यहाँ पर, that is nothing but Q फैक्टर के बारे में डिस्कस करना है एंड एक और कॉन्सेप्ट के बारे में मतलब चोक कॉइल के बारे में डिस्कस करना है. नाउ स्पीकिंग अबाउट Q फैक्टर, ये क्यू फैक्टर क्या होता है? इट्स लाइक माय डियर चिल्ड्रन, आप तो जानते हैं कि मैंने समझ लीजिए इट्स समवॉट लाइक क्वालिटी फैक्टर जैसे ही होता है. अभी आप लोग तो जानते हैं कि करंट का जो एक्सप्रेशन होता है ओमेगा के हिसाब से बढ़ता है. ओमेगा कम रहेगा तो करंट कम रहता है, ओमेगा बढ़ने के हिसाब से करंट बढ़ता है. एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, वो कौन सा फ्रीक्वेंसी होता है? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर करंट मैक्सिमम होता है और वहां से आप तो जानते हैं कि भाई करंट जो है वो नीचे की तरफ उतर के आती है. ओके, सो ये चीजें तो हमारे लिए काफी कॉमन है, हम लोग ने ऑलरेडी सीखा है. रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर हम लोग ने ऑलरेडी ये सब चीजें सीख लिया है. जिनको इसके बारे में नहीं आइडिया हो, आई वुड रियली रिक्वेस्ट यू गाइस टू प्लीज मेक श्योर कि मेरे एसी सर्किट्स के प्रीवियस वीडियोस वॉच करें, उसके बाद ये वीडियो पर आए ताकि आप लोग को एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले. ओके, एटलीस्ट यू मस्ट नो कि व्हाट इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एंड ऑल दोस थिंग्स. नाउ माय डियर चिल्ड्रन, दिस इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा जहां पर मैक्सिमम करंट होती है. अब ठीक है, मान लेते हैं कि ये क्या है भाई? पीक करंट है. अब आप तो जानते हैं कि आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट बोल के एक वैल्यू भी होता है जिसको हम लोग आई नॉट अपॉन रूट 2 से एक्सप्रेस करते हैं. सो व्हाट इज बेसिकली आरएमएस वैल्यू? इट इज नथिंग बट आई नॉट अपॉन रूट 2. अब आप अगर आई नॉट अपॉन रूट 2 का वैल्यू इसके साथ अगर मैच करने की कोशिश करेंगे तो फ्रीक्वेंसी, एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे आई नॉट अपॉन रूट 2 अटेन होता है और एक और फ्रीक्वेंसी पर आई नॉट अपॉन रूट 2 अटेन होता है. सही बात है कि नहीं? दैट मीन्स लेट मी कॉल दिस एज ओमेगा 1 एंड लेट मी कॉल दिस एज ओमेगा 2. अब इन दोनों फ्रीक्वेंसी पर आई नॉट अपॉन रूट 2 अटेन होता है कि नहीं? अब इन दोनों फ्रीक्वेंसी के बीच में एक डिफरेंस कुछ ना कुछ तो होगा. लेट मी कॉल दैट डेल्टा ओमेगा. फ्रीक्वेंसी के बीच में डिफरेंस को हम लोग एक और नाम से बुलाते हैं, बैंडविड्थ करके नाम से बुलाते हैं. सो बैंडविड्थ इज नथिंग बट अ सर्टेन रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी. ओके, सो लेट मी कॉल दिस इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी वेयर द करंट विल बी मोर देन द आरएमएस वैल्यू. सो एक ऐसा रेंज है जिसके बीच में आप देखोगे तो इस फ्रीक्वेंसी के बाद और इस फ्रीक्वेंसी के पहले करंट हमेशा आरएमएस वैल्यू से ऊपर रहेगा. सो इसको चलो मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, ये बैंडविड्थ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. नाउ व्हाट इज बेसिकली क्यू फैक्टर? क्यू फैक्टर इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ, दैट इज ओमेगा आर अपॉन डेल्टा ओमेगा. ये होता है क्यू फैक्टर का वैल्यू. आप बोलोगे सर ये क्यू फैक्टर होता क्यों है? बच्चे लोग ये इतना लॉजिकली सोचो, अगर ये बैंडविड्थ कम होगा तो क्यू का वैल्यू बढ़ेगा. दैट मीन्स ये बैंडविड्थ अगर कम होगा दैट मीन्स ये जो कर्व है ना, ये कर्व थोड़ा और शार्प दिखाई देगा. सही बात है? तो दैट मीन्स क्यू का वैल्यू जब बढ़ेगा दैट मीन्स ये कर्व जो है ना थोड़ा और शार्प ऐसा इम्पल्स की तरह दिखाई देगा. दैट मीन्स क्यू का वैल्यू जितना बढ़ेगा उतना रेजोनेंट हमारा ना एकदम ऐसा पीक में नोक पे टच होके वापस आएगा, उतना शार्प रेजोनेंस मिलेगा. सो क्यू फैक्टर इज बेसिकली हियर टू रिप्रेजेंट द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस. That is the significance of Q factor. Simple सा फंडा, अगर डेल्टा ओमेगा अगर बढ़ गया तो what will happen? डेल्टा ओमेगा अगर बढ़ गया तो कर्व will look like this. डेल्टा ओमेगा बढ़ गया तो then what will happen? जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो है ना, सी इट्स लाइक यहाँ पर भी मैक्सिमम करंट है, इसके बाजू वाले में भी मैक्सिमम करंट है, उसके बाजू वाले में भी मैक्सिमम करंट है. दैट मीन्स एक छोटा सा ना 2-3 छोटे छोटे वैल्यूज हम लोग को मिल सकते हैं जहाँ पर ऑलमोस्ट हम लोग को मैक्सिमम करंट मिल सकता है. फॉर एग्जाम्पल अगर लेट मी से 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे अगर मैक्सिमम करंट है तो 100.5 हर्ट्ज पर भी ऑलमोस्ट मैक्सिमम करंट ही रहेगा. एग्जैक्टली नहीं रहेगा बट ऑलमोस्ट मैक्सिमम करंट से इक्वल रहेगा. 102 पर भी मे बी ऑलमोस्ट मैक्सिमम करंट से इक्वल रहेगा. 98 हर्ट्ज पर भी ऑलमोस्ट मैक्सिमम करंट से इक्वल रहेगा. दैट मीन्स यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को हल्का सा उधर इधर कर दिया तो भी करंट ऑलमोस्ट मैक्सिमम रहेगा. लेकिन जब ऐसा पीक बन के आ जाएगा दैट मीन्स मान लीजिए 100 हर्ट्ज पर अगर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, सॉरी अपना मैक्सिमम करंट है, देन 102 पर मैक्सिमम नहीं मिलेगा. जो भी वैल्यू रहेगा वो काफ़ी डिफरेंस रहेगा अपने मैक्सिमम करंट के साथ. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर कि भाई अगर हमारा क्यू फैक्टर बढ़ा रहेगा तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एकदम शार्पली हमें मिल जाएगा, मतलब एकदम एग्जैक्ट वैल्यू, एकदम एक्यूरेट वैल्यू हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा. लेकिन अगर क्यू फैक्टर कम रहेगा तो थोड़ा आगे पीछे हुआ तो भी वैल्यूज़ में इतना बड़ा फर्क नहीं आएगा. सो ये हमें अगर हम इसको दो अलग अलग तरीके से भी सोच सकते हैं, फ़ायदे के बारे में भी सोच सकते हैं, नुकसान के बारे में भी सोच सकते हैं. अगर आप चाहते हो कि हाँ भाई आपको एकदम एक्यूरेट फ्रीक्वेंसी पॉइंट आउट करना है तो शार्पनेस जितना बढ़ेगा उतना अच्छा है, उतना एक्यूरेट फ्रीक्वेंसी पॉइंट आउट होगा. लेकिन आपको थोड़ा इनएक्यूरेसी चाहिए तो आप शार्पनेस को कम कर सकते हैं, दैट इज क्यू फैक्टर को कम कर सकते हैं. सो इन शॉर्ट क्यू फैक्टर के बारे में हम लोग ने अभी सीखा. सो माय डियर चिल्ड्रन, आई रिक्वेस्ट यू गाइस टू प्लीज पॉज द वीडियो एंड मेक अ नोट ऑफ इट.
सो माय डियर चिल्ड्रन, अभी मैं आपके सामने एक और कॉन्सेप्ट आपके सामने डिस्कस करने वाला, दैट इज नथिंग बट चोक कॉइल। अब ये चोक कॉइल क्या होता है? सी चोक क्यों इस्तेमाल किया जाता है? सी अक्सर है ना ये हम लोग को, अगर मान लीजिए हम लोग को ऐसा एक सिचुएशन है जहाँ पर करंट को कंट्रोल करना है। करंट को कंट्रोल करना, आप बोलोगे सर इतना सिंपल है सर, रेजिस्टेंस बढ़ा दो करंट कंट्रोल हो जाएगा। बट चलो प्रॉब्लम पता है क्या होता है, अगर आप एसी सर्किट इस्तेमाल कर रहे हो और रेजिस्टेंस बढ़ाना है, तो मैं तो बोलूँगा यार करंट ठीक है, रेजिस्टेंस बढ़ाकर आप करंट कंट्रोल कर सकते हो, बट उसमें एक प्रॉब्लम है यार। उसमें प्रॉब्लम ये है कि ये रेजिस्टेंस जो है ना, ये हीट हो जाता है और हीट एनर्जी के बेसिस, हीट एनर्जी की वजह से हमारा बहुत सारा एनर्जी लॉस हो जाता है यार। सो जो एनर्जी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, अज्यूमिंग कि भाई वो पूरी तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यूटिलाइज होने वाला है, हमारे डिवाइस के लिए यूटिलाइज होने वाला है, तो उसमें से अच्छा खासा एक पार्ट ऑफ एनर्जी हीट के नाम पे चला जाता है। यू नो दैट इज द रीजन वाई जो पुराने ज़माने में जो बल्ब इस्तेमाल करते थे हम लोग, 60 वाट 40 वाट के जो बल्ब इस्तेमाल करते थे, वो बल्ब बहुत ज़्यादा गर्म होता था एंड बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल भी खाता था। सो रोशनी तो अभी आजकल जो एलईडी हम लोग बल्ब यूज़ करते हैं, एलईडी बल्ब में देखा जाएगा तो पुराने बल्ब से भी ज़्यादा रोशनी मिलता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बिल उतना नहीं आता है। यू नो व्हाई इट इज़ हैपनिंग? बिकॉज पुराने बल्ब में रेजिस्टर्स इस्तेमाल करते थे, तो हीट होता था, हीटिंग के बेसिस पे उसका पूरा फंक्शनिंग चलता था, तो ये हीट की वजह से बहुत सारा एनर्जी भी लॉस होता था। लेकिन अभी नया जो एलईडी बल्ब है, इसमें हीटिंग का फंडा नहीं है, तो हीटिंग की वजह से जो एनर्जी लॉस होती है ना, तो वो बहुत सारा सेव हो जाता है। दिस इज द रीजन वाई इन लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग मोर अमाउंट ऑफ लाइट while using LED bulbs. Anyway, coming back to the point, so due to the heating, हम लोग अगर रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे, so the problem is रेजिस्टेंस तो बढ़ जाएगा, करंट कंट्रोल हो जाएगा, बट द प्रॉब्लम इज हीटिंग की वजह से बहुत एनर्जी लॉस हो जाएगा। अगर ये चीज़ आपको अवॉइड करना है तो एक आइडिया मैं बताता हूँ। रेजिस्टेंस के साथ साथ, मतलब ये रेजिस्टेंस तो बाय डिफॉल्ट आपके पास पड़ा रहेगा, जो भी आपके फंक्शनिंग है उसके लिए यूजफुल रेजिस्टेंस रहेगा। उसके साथ आप एक काम कीजिए, एक इंडक्टर कनेक्ट कर दीजिए। आप बोलोगे सर जी इंडक्टर कनेक्ट करने की बात कर रहे हो यार, इंडक्टर कनेक्ट किया तो और भी दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि इंडक्टर कनेक्ट किया तो आप तो जानते हैं कि भाई इंडक्टर खुद को इंड्यूस करेगा, एक खुद का बैक ईएमएफ क्रिएट करेगा, फिर ओपोज करेगा, मतलब भाई हम लोग ने करंट भेजा उसी करंट को ओपोज करेगा, फिर उसको टालने के लिए और दिक्कत। आप ऐसे क्यों कर रहे हो सर? ऊपर से एडी करंट वगैरह भी फॉर्म हो जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगा सर, ऐसे मत करो। उसको टालने के लिए एक और चीज बताता हूं, जो भी मैं इंडक्टर कनेक्ट करने वाला हूं। सी ये इंडक्टर एक्चुअली चोक कॉइल की तरह बिहेव करेगा, मतलब इंडक्टर विल बी माय चोक कॉइल, ओके, जो रेजिस्टेंस भी क्रिएट करेगा, एट द सेम टाइम एनर्जी लॉस भी अवॉइड करेगा। कैसे? बैक ईएमएफ को अवॉइड करो। सी बेसिकली आप बैक ईएमएफ को जितना हो सके कम कर पाएंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपका एनर्जी लॉस भी अवॉइड हो जाएगा। कैसे कम करेंगे आप? सिंपल सा फंडा। सी बेसिकली फ्लक्स चेंज होता है, ये फ्लक्स चेंज वगैरह इफेक्ट करता है, इसी चीज़ की वजह से ये सब होता है ना। आप एक काम कीजिए, ये जो इंडक्टर है ना, इसको कंस्ट्रक्ट करते वक्त सबसे पहली बात, जो वायर्स इस्तेमाल कर रहे हो, ये मैं जस्ट जूम करके बता रहा हूँ, जो भी वायर्स इस्तेमाल कर रहे हो आप, ये वायर्स को इंसुलेट करो, फर्स्ट लेवल ऑफ इंसुलेशन। दूसरी बात, इसको है ना एक आयरन कोर के ऊपर वाइंडिंग कर दो। तो आयरन के कोर के ऊपर जब वाइंडिंग करेंगे आप, तो बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड्स तो उसके अंदर ही दब जाएंगे। दूसरी बात, तीसरी बात, ये आयरन कोर भी जो लगा रहे हो ना, उसको भी इंसुलेट कर दो, उसको लैमिनेट कर दो। तो लैमिनेट करने से बेसिकली क्या हो रहा है, आपने 3 स्टेप्स उठाए। पहली बात तो वायर को इंसुलेट किया, दूसरी बात उसको आयरन कोर से वाइंड अप किया, और वो आयरन कोर को भी लैमिनेट किया। ये तीनों चीजें बेसिकली फ्लक्स जो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करती है ना, वो फ्लक्स को रोकने की कोशिश करती है। तो फ्लक्स ही अगर रुक जाएगा तो बेसिकली एडी करंट हो या बैक ईएमएफ हो, ये सारी चीजें फॉर्म होने का चांस ही नहीं मिलता है। सो फ्लक्स अगर चेंज नहीं होगा, सो सी फ्लक्स बेसिकली एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करेगा, तब जाके ये प्रॉब्लम होता है। वो अगर अपनी जगह पे रहेगा ना, तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। तो अगर आप लोग ने प्रॉपर इंसुलेशन किया तो क्या होगा, रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस भी मिल जाएगा, एट द सेम टाइम आप फ्लक्स से एक दूसरे को इन्फ्लुएंस ना करने की वजह से वहाँ पर बैक ईएमएफ जनरेट नहीं होगा, जिस वजह से लॉस ऑफ एनर्जी भी नहीं होगा। सो यहाँ पर ये बहुत बड़ा फायदा हो जाता है। सो ऐसे सिचुएशंस में जहाँ पर आपको लॉस ऑफ एनर्जी कम करना है, बट एट द सेम टाइम आप करंट को भी कंट्रोल पे लाना चाहते हो विदाउट यूजिंग रेजिस्टेंस, तो ऐसे केसेस में ये इंडक्टर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको ऐसे स्पेसिफिकली इंसुलेट किया जाए। सो ऐसा इंडक्टर जिसको स्पेसिफिकली इंसुलेट किया जाता है, इसको बुलाते हैं चोक कॉइल। चोक कॉइल, ओके। सो ऐसे केस में अगर किसी ने पूछा कि भाई करंट का एक्सप्रेशन क्या है, इट इज नथिंग बट ईएमएफ अपॉन इसका, ऑब्वियसली आप जानते हो कि भाई ऐसे सिचुएशंस में जहां पर रेजिस्टेंस और इंडक्टर वगैरह एक साथ आता है, वहां पर रेजिस्टेंस नहीं बोलते हम लोग, उसकी जगह पे इंपेडेंस बोलते हैं। ये मेरे पहले वीडियोस में मैंने आपको सिखाया है, ओके। सो इंपेडेंस बुलाएंगे। ये इंपेडेंस का एक्सप्रेशन तो आप जानते हो, इट इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस
एक्सएल स्क्वायर, एंड ये एक्सएल का भी एक्सप्रेशन आप जानते हो, दैट विल गिव मी आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब इसमें से एक बात तो क्लियर हो जाता है कि भाई आपका मतलब जो भी बेसिकली इट्स लाइक यहाँ पर जो करंट का एक्सप्रेशन है, करंट इज इक्वल टू ईएमएफ अपन जो मिलता है आपको, सो इसमें एक बात तो क्लियर है कि भाई आप L का वैल्यू, L का वैल्यू जितना ज़्यादा रखेंगे उतना ही आप ज़्यादा करंट को कंट्रोल कर पाएंगे। आई बिलीव आई एम वेरी मच क्लियर माय डियर चिल्ड्रन। एंड इसको एक और तरीके से देख सकते हैं कि भाई आपका जो पावर फैक्टर होता है cos फाई जो होता है, ओके, पावर फैक्टर के बारे में आप जानते ही हो। पावर फैक्टर बेसिकली क्या होता है, पावर आपको याद होगा शायद, एवरेज पावर का जो एक्सप्रेशन होता है इट इज नथिंग बट ई नॉट आई नॉट अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय cos फाई, ओके। या फिर सिंपल लैंग्वेज में अगर बोले तो ई आर एम एस आई आर एम एस मल्टीप्लाइड बाय cos फाई, वेयर cos फाई वॉज द पावर फैक्टर, सो पावर फैक्टर cos फाई बेसिकली पावर लॉस को भी डिनोट करता है। अगर आपको पावर लॉस को कम करना है तो cos फाई के वैल्यू को कम करो तो लॉस ऑफ पावर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो cos फाई का एक्सप्रेशन था r अपॉन z इफ यू रिमेंबर, एंड z के जगह पे जैसे यहाँ पर मैंने एक्सप्रेस किया आपके सामने, यू कैन रीराइट दी एक्सप्रेशन एज आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। सो जितना आप एल का वैल्यू बढ़ाएंगे यहाँ पर भी उतना ही cos फाई का वैल्यू कम हो जाएगा, एंड cos फाई का वैल्यू जितना कम होगा उतना ही पावर लॉस कम हो जाएगा, बिकॉज दिस इज डायरेक्टली डिनोटिंग द लॉस ऑफ पावर। सो दिस इज हाउ यू कैन इंट्रोड्यूस समथिंग without losing its power. Am I clear? My dear children, please pause the video and make a note of it. So my dear children, ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहा होगा, मैं अज्यूम करता हूँ। इस वीडियो में मैं आपको सिखाया चोक कॉइल के बारे में और क्यू फैक्टर के बारे में, दोनों चीज़ें अच्छे से याद रखना काफ़ी यूजफुल होता है। दिस इज जितिन सर, टीचिंग फॉर जीटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। टेक केयर, बाय बाय।